तो पिछले पार्ट में हम सबने देखा जहाँ पर ज़ूखा कैफेंग विलेज में अपने भाइयों से मिलने के लिए चला गया था। और अब आगे तो इस एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे वूफेंग बहुत ही बुरी तरीके से घायल था। जहाँ वूफेंग से कोई कह रहा था हमारे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और हमें उसकी बीवी और बच्चे को भी दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी हालत देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। जहाँ उसका बेटा कह रहा था डैड आप वापस आ जाओ, तो अपने बीवी और बच्चे को इतनी ज्यादा परेशान होता हुआ देखकर वूफेंग कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम अंदर जाओ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। तो ये सुनकर कोई हंसते हुए कहता है आखिर तुम अपनी फैमिली के सामने इतना ज्यादा टफ एक्ट क्यों कर रहे हो, तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था। इसलिए अगर तुम घर वापस जा रहे थे तो तुम्हें हमारे बीच में नहीं आना चाहिए था। आखिर क्यों उस समय हमारे बीच में आए, इसकी वजह से तुम्हें अब कॉफिन में जाना होगा क्योंकि तुमने मेरे साथियों को जान से मार दिया है, तो इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। तो ये सुनकर वूफेंग कहता है मैंने वहाँ पर ट्रबल नहीं फैलाया, तुम्हारे साथी वहाँ पर ट्रबल फैला रहे थे। वहाँ पे तुम्हारा साथी उस ब्रोथल में उस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश किया, लेकिन तुम्हारा साथी मुझ पर ही जानलेवा हमला करने के लिए तैयार हो गया था, तो इसलिए मैंने उसे जान से मार दिया। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं उस लड़की को नहीं बचा पाया। अगर मैं उस समय उसको पहले ही रोक लेता तो शायद वो लड़की भी बच जाती, क्योंकि अभी तो वो बस 20 साल की थी, जहाँ पर वो अपनी जिंदगी जीने के लिए उस ब्रोथल में काम कर रही थी। लेकिन वो बहुत ही कम उम्र में वो लड़की वहीं पर मारी गई। तो बताओ आखिर वहाँ पर मुझे एक गार्ड के रूप में हायर किए जाने की वजह से मुझे वहाँ पर क्या करना चाहिए था। इसमें पूरी की पूरी गलती तुम्हारे साथी की थी, जिसकी वजह से मैंने उसे जान से मार दिया। तो ये बात सुनकर तो उनके साथी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और जो उसका कैप्टन होता है वो वूफेंग से कहता है बस कुछ चीप ब्रोथल वुमेन्स के लिए तुमने मेरे साथियों को जान से मार दिया। ऐसी पता नहीं लड़कियां कितनी ज्यादा सिल्वर कॉइन में खरीदी जा सकती है। लेकिन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी वजह से जो मेरा वॉरियर मरा है ये उस लड़की से दर्जनों गुना ज्यादा कीमती है, क्योंकि ऐसे वॉरियर बहुत ही ज्यादा कम मिलते हैं और इन्हें बनाने में हमारा काफी ज्यादा पैसा भी यूज होता है। तो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे भी हमारे साथियों को मारने की। जो कहते हुए अपने साथियों को चिल्लाते हुए कहता है जाओ इसे जान से मार डालो। तो यह सुनकर उन कैप्टन के साथी अपने हाथ में वेपन लेकर वूफेंग को जान से मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर वो भागते हुए कहते हैं तुम्हारे तो मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जहाँ पर दूसरा साथी चिल्लाते हुए कह रहा था और मैं तुम्हारी परिवार और तुम्हारी संपत्ति सब कुछ छीन लूंगा, ताकि इससे जो हमारे वॉरियर को ट्रेन करने में पैसा लगा था वो वसूल हो जाए। तो उनकी तरफ अटैक आता हुआ देखकर तो मास्टर वूफेंग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो पहले से बहुत ही ज्यादा जख्मी थे, जिसकी वजह से वो अपने मन में सोच रहे थे डैम इट, इन सभी को मेरे लिए अकेले संभालना बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। मैं पहले से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ और इसके अलावा मैं इतने दिनों बाद अपने फैमिली से मिला हूँ, तो मुझे अपने फैमिली को भी बचाना होगा। मैं उन्हें अब इतने समय बाद खो नहीं सकता हूँ। क्या मैं सचमुच इन सभी का सामना कर सकता हूँ? नहीं नहीं, मुझे कैसे भी कैसे न कर अपनी फैमिली की सुरक्षा करना होगा। जो सोचकर वो उन सभी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी हमें पीछे किसी को दिखाया जाता है जो कि जोर से चिल्लाते हुए उड़ते हुए वहाँ से आ रहा था, जहाँ वो कह रहा था पुंग युंग निंग। तो अपने नाम को इस तरीके से पुकारता हुआ सुनकर वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे। जहाँ पर हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि सेकंड ब्रदर होता है। वैसे तो ब्रदर मैं पूछना चाहता था कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, लेकिन इस सीन को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि ये समय अभी पूछने का है। तो ब्रदर अब आपको को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों इन सभी का सामना करेंगे। और फिर उन सभी को गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई वूफेंग इलाइटो से पंगा लेने की? क्या तुम्हारी मरने की ख्वाहिश है? तो उसे देखकर जो उन असैसिन का कैप्टन होता है सेकंड ब्रदर से कहता है तो तुम ही हो गो मियू, जो हमेशा इसकी साइडों की तरह इसके आसपास घूमता रहता है। मैं तुम्हें जान से मारना चाहता था लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, लेकिन अब तुम तो मेरा काम बहुत ही ज्यादा आसान कर चुके हो, क्योंकि तुम यहीं पर आ चुके हो, जिसकी वजह से अब मुझे ज्यादा ट्रबल नहीं होगा। लेकिन सेकंड ब्रदर वूफेंग से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ कर देना, मैं काफी ज्यादा लेट आया। ब्रदर जो कहते हुए पीछे की तरफ देखते हुए कहता है क्या आप ठीक हो? लेकिन जैसे उनको देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उनका जैसा एक्सप्रेशन था जिसे मैं कुछ कह भी नहीं सकता था। वो ना ही रो रहे थे, ना ही हंस रहे थे और ना ही वो दुखी थे। तो ये देखकर तो सेकंड ब्रदर पर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है आखिर तुम ऐसा फेस क्यों बना रहे हो? तो ये सुनकर वूफेंग कहता है ब्रदर तुम्हारा यहाँ आने का धन्यवाद, लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो ये सुनकर सेकंड ब्रदर कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है और ये तुम इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लुक क्यों दे रहे हो? यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं कि ज़ूका तुम्हारी यहाँ पर आकर मदद करेगा, इसलिए तुम्हें खुद से ही लड़ना होगा। और वही हमें ज़ूका को भी दिखाया जाता है जो कि बड़ी आराम से लेटते हुए आ रहा था, और उन दोनों को इतना बकवास करता हुआ देखकर वो असैसिन गुस्सा होते उन दोनों को कहता है तुम दोनों फूल, अगर तुम लोगों ने हमारे साथी को जान से मारा नहीं होता तो तुम लोग अभी काफी लंबे समय तक जीते, लेकिन तुमने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती कर दी। जो कहते हुए वो सीधे सेकंड ब्रदर के ऊपर अटैक कर देता है। तो सेकंड ब्रदर भी उसके अटैक को रोकते हुए अपने मन में सोच रहे होते हैं ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब इसमें कोई भी हैरान होने की बात नहीं है कि आखिर हमारे चीफ इससे घायल कैसे हुए। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनकी मूवमेंट आपस में कनेक्टेड हो। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा ट्रेंड असैसिन हैं। ये तो उन स्क्वाड वॉरियर से भी ज्यादा खतरनाक है जिससे हमने फाइव पीक माउंटेन पे लड़ा था।
तो इसके बारे में सोचकर सीधे उस असैसिन के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ उससे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने आसानी से हमसे डील कर सकते हो। तो ये सुनकर वह असैसिन कहता है तुम तो बस एक लो लाइफ के हायर किए गए गार्ड हो, तुम्हें मारना है यानी कि एक चूड़ी को मारना है। और वो सीधे सेकंड ब्रदर के ऊपर अटैक कर देता है। तो उस अटैक को रोकते हुए सेकंड ब्रदर उफेंग से कहता है यानी कि चीफ से कहता है डैम इट, अब मुझे समझ में आया कि आपने मुझे देखकर डिसअपॉइंटमेंट वाला लुक क्यों दिया था। तो ये सुनकर उफेंग कहता है तुम अपने यहाँ पर गार्ड मत डाउन करो, ये बहुत ही ज्यादा स्किल्ड वॉरियर हैं। और फिर सीधे उस असैसिन वाले कैप्टन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए उससे कहता है बास्टर आखिरकार तुम लोग हो कौन। तो उस अटैक की वजह से वो कैप्टन थोड़ा सा पीछे सरक जाता है, जहाँ उससे कहता है लानत है, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे हो तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये सुनकर उफेंग भी उससे पूछता है तो यही सवाल मेरा भी है कि आखिर तुम अपने गैंग के साथ इस छोटे से विलेज में क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं कि ब्रदर उफेंग और सेकंड ब्रदर को चारों तरफ से असैसिन ने घेर लिया था। तो ये देख उफेंग ब्रदर कहता है आखिर तुम लोग हो कौन, हु द हेल आर यू। तो उफेंग की बात सुनकर सेकंड ब्रदर कहता है चीफ मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें बताने वाले हैं कि आखिर ये लोग है कौन। हाँ अब मुझे जुखा की बात याद आ रही है कि घर से बेहतर कोई जगह नहीं होती है। तो यह सुनकर चीफ कहता है अब उस चीज को याद करने का कोई मतलब नहीं है, इसके बजाय इन लोगों से कैसे लड़ा जाए उसके बारे में ध्यान दिया जाए। और फिर बहुत ही सीरियस फेस में सेकंड ब्रदर से बोलते हैं ब्रदर क्या तुम मुझ पे एक फेवर कर सकते हो, मैं इन सभी का ध्यान अपनी तरफ कर लूंगा, तो तुम इसका फायदा उठाकर मेरी फैमिली को लेकर यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर तो सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, वो बहुत ही सन्नाटे से वहीं पर खड़ा हुआ होता है और फिर उससे बोलता है चीफ आखिर आप ये क्या कर बोल रहे हो, आखिर आपका कहने का मतलब क्या है। हमने वादा किया था कि अगर हम मरेंगे तो एक साथ ही मरेंगे। लेकिन उसकी बात ना सुनते हुए ब्रदर उफेंग कहते हैं तुम मेरी बात पर ध्यान दो प्लीज, अगर किसी दिन तुम्हारी शादी हो जाए, जब तुम एक परिवार बनाओ और बच्चा पैदा करो तो तुम समझ जाओगे कि आखिर इस समय मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उसकी बात तो सेकंड ब्रदर मानने वाला नहीं था, इसलिए वो डायरेक्ट उसे मना करते हुए कहता है नहीं मैं नहीं जाने वाला, हम दोनों एक साथ इन्हें हरा सकते हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर। जबकि वो जानता था कि वो साथ मिलकर भी इन्हें नहीं हरा सकते हैं, लेकिन आखिर वो अपने ब्रदर को कैसे छोड़कर जा सकता था, इसलिए वो उनसे दिलासा देते हुए कह रहा था। तो उफेंग कहता है ब्रदर मेरे लिए तुम पहले से ही एक सगे भाई जैसे हो, तुम सभी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो, तो इसलिए मैं आपसे ऐसा करने के लिए कह रहा हूँ, तो प्लीज मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी करो। ये बात सुनकर तो सेकंड ब्रदर कुछ भी नहीं कह पा रहा था, जहाँ से उसके मुंह से चीफ का इनाम निकलता है चीफ। लेकिन उन सब की बकवास सुनकर तो असैसिन वाले कैप्टन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो ये देखकर वो हंसते हुए कहता है हा क्या तुम दोनों ये बात भूल चुके हो कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, तो आखिर तुम अपनी फैमिली को यहाँ से कैसे निकाल पाओगे। तो चीफ उफेंग कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है मुझे रोकने की तो आकर रोक सकते हो। तो ये सुनकर तो उस कैप्टन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने साथियों को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो ये सुनकर सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे कैप्टन आकर सीधे ब्रदर उफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ ब्रदर उफेंग को इस अटैक को संभालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और उसके पीछे वो असैसिन भागते हुए आकर सीधे कैप्टन के ऊपर अपना पाव रखते हुए सीधे चीफ उफेंग को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसकी वजह से उनके मुंह से बस चिल्लाने की आवाज ही निकल पा रही थी। तो ये देखकर तो सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बहुत ही गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है चीफ। लेकिन तभी उसके सामने वही डेथ रीपर वाला असैसिन आ जाता है, जो सीधे उससे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हें उसी के पास भेज देता हूँ। और उसे अपने पास इतना जल्दी आता हुआ देखकर तो थोड़े से सेकंड ब्रदर हैरान हो जाते हैं और वो असैसिन सीधे सेकंड ब्रदर के सीने पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं, जहाँ वो जमीन पर घुटने टेकते हुए कहते हैं डैम इट, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीनो। पर तभी उफेंग कहता है ब्रदर अभी इतना लेट नहीं हुआ है, तुम मेरी फैमिली को लेकर यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ टाइम निकालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन सेकंड ब्रदर को तो उन असैसिन के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, जहाँ उसे अपनी मौत बस सामने ही नजर आ रही थी। और वो असैसिन उनके पास आते हुए कहता है तुम लोग तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना रहे हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे कुछ वैश्याओं के बॉडीगार्ड से लड़ने में इतनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और मुझे इस बात से गुस्सा आ रहा है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, इसलिए मैं कम से कम तुम लोगों को मार डालूंगा। और जहाँ वो इतना कहता ही है तभी उसके पीछे किसी की आवाज आती है, जो उसे कहता है यहाँ गंदगी जैसी बदबू आ रही है। तो उस आवाज को सुनकर तो सभी असैसिन थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए वो सभी पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं कि आखिर कौन आ गया। और फिर वो कहता है मैंने बैगर सेट से इसके बारे में सुना था कि ये ब्रोथल बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन तुम क्या अपने कस्टमर को इसी तरीके से ग्रीट करते हो। तो ये सुनकर वो असैसिन वाला कैप्टन बोलता है अब तू कौन है बे, मैंने ऐसा नहीं सुना था कि इन लोगों के साथ कोई और भी लोग होंगे। और फिर उन लोगों को देखकर गुस्से से बोलता है हालांकि ऐसा लगता है कि तुम लोग
सही मानसिक स्थिति में नहीं हो तो फिर क्या तुम सभी लोग मरना चाहते हो? और फिर हमें दिखाया जाता है ये कोई और नहीं बल्कि ज़ूखा और मास्टर ईरान होते हैं, यानी कि अब तबाही होने वाली है। जहाँ मास्टर ईरान बोलते हैं खैर हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन मरने वाला है, लेकिन अभी जो मेरे सामने सीन चल रहा है उसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अनलकी हो। और फिर ज़ूखा से पूछते हैं यंग मास्टर क्या मुझे जाकर उन सभी की देखभाल करना पड़ेगा? तो ज़ूखा बोलता है नहीं। जहाँ पर वो अपना ऑरा रिलीज करते हुए बड़े गुस्से से कहता है मैं जाऊंगा, उन सभी को अपने हाथों से मारूंगा। तो उस आवाज को सुनकर तो उफेंग अपने होश में आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था ब्रदर क्या मैं जो देख रहा हूँ वो इल्यूजन है, क्या वो सच है? तो यह सुनकर सेकंड ब्रदर कहता है नहीं चीफ, आप जो देख रहे हो सच है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारा ज़ूखा है। ज़ूखा यहाँ पर आ चुका है चीफ। वहीं पर ज़ूखा बड़े ही गुस्से से उन सभी से कह रहा था तुम लोग बस थोड़ा इंतजार करो, मैं इन सभी कीड़ों का अच्छे से ख्याल रखूंगा और फिर तुम दोनों के पास में आ जाऊंगा। तो ये सुनकर तो असैसिन वाला कैप्टन बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाता है, जहाँ वो हंसते हुए कह रहा था व्हाट द हेल, ये बच्चा और ये बूढ़ा क्या ये दोनों पागल हो चुके हैं? ये बात सुनकर तो उसके पीछे कोई हंसने लग जाता है, जिसकी आवाज सुनकर वो पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड ब्रदर चीफ को उठाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ चीफ कह रहे थे जब तक तुम लोग हंस सको तो हंस लो क्योंकि उसके बाद तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। तो उसकी बात सुनकर तो असैसिन वाला कैप्टन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसकी बात को पूरा करते हुए सेकंड ब्रदर कहता है तुम लोगों को ये जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि आखिर तुम लोग किससे पंगा लिए हो। जहाँ पर उफेंग चिल्लाते हुए कह रहे थे डैम इट, मुझे लगा था कि मैं यहीं पर जान से मारा जाऊंगा। जहाँ वो रोते हुए कहते हैं ब्रदर क्या आप दोनों ने देखा कि आखिर हमारे साथ इन्होंने क्या किया? मैं बहुत ही ज्यादा अपसेट हूँ, तो प्लीज इन कमीनों को एक अच्छा सा लेसन सिखा, इन लोगों ने मेरे बच्चे और मेरी पत्नी को भी छीनने की कोशिश किया। तो उसकी बात सुनकर तो ज़ूखा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, जहाँ पर उन लोगों से कह रहा था तुम लोग इस जगह से जिंदा तो नहीं जाओगे। तो ये सुनकर तो वो कैप्टन हमारे ज़ूखा को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा था, इसलिए वो उसके ऊपर हंसते हुए कहता है तुम्हें तो अपना मुंह बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से चलाना आता है, क्या तुम्हें पता है बच्चे कि आखिर हम लोग कौन हैं? जहाँ वो इतना कह रहा होता है लेकिन ज़ूखा बहुत ही तेजी की स्पीड से आते हुए उन सभी असैसिन के ऊपर अटैक कर सीधे उस कैप्टन के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ देर के लिए तो कैप्टन को कुछ समझ में आया नहीं होता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि ज़ूखा ने इतना फास्ट किया था कि लगभग आप लोग इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि 1 सेकंड में लाइट बंद होता है, 1 सेकंड में ज़ूखा ने काम यहाँ पर तमाम कर दिया। जहाँ पर जैसे उसे रियलाइज होता है ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, जहाँ उसके मुंह से तो बस आवाज ही नहीं निकल पा रहा था क्या क्या क्या, और उसके साथी तो दर्द के मारे कर्रा रहे थे। जहाँ अपने मन में सोच रहा था नो वे, मेरे जो साथी थे बहुत ही ज्यादा इलाइट असैसिन थे। जहाँ सब के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन ज़ूखा बहुत ही गुस्से से उससे कहता है तो तुम ही सब के कारण हो जिसकी वजह से मेरा भाई यहाँ पर घायल हुआ है। तो ये सुनकर वो घबराते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऑर्डर दिया गया था। लेकिन ज़ूखा उसकी बात ना सुनते हुए उसे डायरेक्टली बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से तो वो बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। और फिर कुछ ही समय बाद हमें बस वहाँ पर चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जहाँ लोग दर्द के मारे कह रहे थे प्लीज हमें माफ कर दो, रुक जाओ, ये सब मेरी गलती थी, प्लीज मेरे ऊपर रहम करो। तो मास्टर ईरान कहते हैं अगर तुम लोग भी इसके जैसा धुलाई नहीं खाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जहाँ में दिखाया जाता है कि वो सभी असैसिन को तो बहुत ही बुरी तरीके से पीटा जा रहा था, जहाँ वो सभी असैसिन एक साथ कहते हैं यस सर। और वही में ज़ूखा को भी दिखाया जाता है जो कि कैप्टन को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहा था, जहाँ वो कैप्टन कह रहा था मैं गलत था, प्लीज मेरे ऊपर कुछ मर्सी तो करो यार, रुक जाओ। लेकिन ज़ूखा तो वहाँ रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि ज़ूखा के भाई पर हमला किया था और ज़ूखा के भाई पर जो भी हमला करता है तो ज़ूखा तो उसे कभी नहीं छोड़ता है, क्योंकि आखिरी वक्त में ज़ूखा का भाई उसे साथ दिया था, अगर आप लोगों ने फर्स्ट सीजन देखा होगा तो। और उस कैप्टन को इतनी बुरी तरीके से मार खाता हुआ देखकर मास्टर ईरान अपने मन में सोच रहे थे अगर हमारे यंग मास्टर की स्किल को देखा जाए तो इन सभी को बहुत ही आसानी से मारा जा सकता था। लेकिन जहाँ ज़ूखा ने कहा था कि वो इन सभी को जान से मार देगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा है अपने गुस्से को संभालने की, जिससे वो इन सभी को जान से न मार सके, क्योंकि वो भले ही माउंटेन से है यानी कि बैंडेड है, लेकिन वो अपनी राइटियस ब्लड लाइन को नहीं छुपा सकता, यानी कि अपने अच्छे साइड को। वैसे भी वो इन्हें इतनी बुरी तरीके से मार रहा है कि वो लोग बेहोशी हो जाएंगे, लेकिन मेरे जो यंग मास्टर है वो अपनी ताकत को मारते समय बहुत ही ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी इनके हाथों से मार खाया है और मुझे इस बात का अच्छे से पता है कि आखिर मार खाते समय कैसा फील होता है। तो शायद वो सभी
भी चाह रहे होंगे कि वो लोग यहीं पर मर जाएं। सच्ची में हमें उसकी आवाज सुनाई देती है जहाँ पर वो कह रहा था, प्लीज रुक जाओ, मुझे तुम जल्दी ही मार दो भाई, आखिर क्यों इतना तड़पा रहे हो। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहाँ उसकी बीवी कह रही थी, हनी आखिर इन सभी घावों के बारे में हम क्या करें। तो ब्रदर फेंग उसे शांत करवाते हुए कहते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सही हूँ। लेकिन उसकी बीवी परेशान होते हुए कह रही थी, बट तो ब्रदर फेंग उसे गले लगाते हुए कहते हैं, मैं सचमुच बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। और वहीं हमें दूसरी तरफ सेकंड ब्रदर को भी दिखाया जाता है जहाँ पर जुका और सेकंड ब्रदर दोनों साथ में खड़े थे। जहाँ पर सेकंड ब्रदर कह रहा था, जुका मैं सचमुच ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि जैसे कि कोई परी उतर कर आई है। तो जुका भी हंसते हुए कहता है, क्या सचमुच मैं इतना ज्यादा सुंदर हूँ। सेकंड ब्रदर कहते हैं, बेशक, अगर मैं एक औरत होती तो मैं तुरंत तुम्हारे साथ संबंध बना लेती। अब कौन सा संबंध है आप लोग समझ सके हो। और फिर उससे सवाल पूछते हुए कहते हैं, एनीवे आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, और अगर तुम और एल्डर यानरान दोनों यहाँ पर हैं तो माउंटेन को गार्ड कौन कर रहा है। जुका बताता है, अब हमारे बिना भी वहाँ सभी लोग ठीक हैं और वैसे भी मैं उस जगह पर थोड़ा सा बोर हो गया था, इसकी वजह से मुझे बाहर की दुनिया के बारे में जानना था, तो इसलिए मैं एल्डर यानरान के साथ जर्नी पर चला गया। और फिर तभी मुझे अचानक से अपने भाइयों का ख्याल आया जो पहाड़ी से छोड़कर नीचे चले गए थे, तो इसी वजह से मैं जल्दी काफेंग की तरफ आ गया। और फिर अपने ब्रदर को देखते हुए कहता है, और मुझे लगता है कि यहाँ जल्दी आना मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहा। तो उसका ब्रदर बोलता है, ऐसा लगता है कि हेवेंस ने हमारी मदद करने के लिए तुम्हें भेजा है, तुम्हारी बदौलत ही मैं बच गया, धन्यवाद योन जुका। तो जुका भी बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक आप लोग सेफ हो यही मेरे लिए काफी है। जहाँ उन सबकी यही बातें चल रही होती है और वहीं से फिर सीन शिफ्ट होता है। वही सेम टाइम पर हमें फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर ईरान बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हुए कह रहे थे, तुम्हारी अपीयरेंस और तुम्हारी मूवमेंट को देखकर ऐसा लगता है कि तुम असैसिन ग्रुप के हो जो कि अनऑर्थोडॉक्स मार्शल आर्टिस्ट से हो, यानी कि बुरा काम करने वाला। और मैं जिन असैसिन को जानता हूँ वो बिना किसी कारण के ऐसा तो काम नहीं करते। जहाँ से बड़े गुस्से से कहता है, बदला लेना तो तुम्हारा बस एक बहाना था, तुम्हें उन्हें मारने के लिए किसी ने हायर किया था, तो अब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हमें सच बता दो। मैं यंग मास्टर की तरह नहीं हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। जहाँ पे हम उसकी शक्ल को देखते हैं जो कि जुका ने उसे मार मार के इतना बुरा हालत कर दिया था कि कुत्ता भी उसे न पहचान पाए। जहाँ वो अपनी टूटी फूटी आवाज में कहता है, वो मेरे बाकी साथियों का क्या हुआ, मुझे पहले उनके बारे में बताओ। मास्टर ईरान बोलते हैं, मैंने उनसे भी यही सेम क्वेश्चन पूछा था लेकिन उन्होंने मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से इनकार कर दिया, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर तो इतना ज्यादा पेशेंस नहीं था। तो मास्टर ईरान की बात समझते हुए वो चिल्लाते हुए कहता है, कहीं तुम्हारा मतलब ये नहीं कि तुमने उन सभी को जान से मार डाला, तुम कमीने, क्या तुम्हें इतना भी डर नहीं है कि असैसिन ग्रुप तुम्हें टारगेट कर सकता है। और वो कैप्टन मास्टर ईरान को धमकी देते हुए कहता है, अब जबकि तुमने मेरे साथियों को मार दिया है तो अब से तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी, अब से हमारी ग्रुप तुम्हें असैसिनेट करेगी जब तक कि तुम मर ना जाओ। तो उसकी बात तो सुनकर मास्टर ईरान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उससे डार्क आवाज में कहते हैं, मैंने तुमसे पहले कह दिया है मेरे अंदर पेशेंस नाम की कोई चीज नहीं है। जहाँ वो सीधे उसके हाथ के ऊपर अटैक कर देते हैं तो ये देखकर तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। जहाँ अपने मन में सोच रहा था ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं तो उसके तलवार को जमीन पर छूते हुए भी नहीं देख पाया, ये आदमी तो एक इनक्रेडिबल मास्टर है। और वहीं पर मास्टर ईरान उसे धमकी देते हुए कहते हैं, ओह मेरी तलवार, मैं तो अपनी तलवार से तुम्हारी एक उंगली काट कर शुरुआत करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी उम्र बढ़ने के साथ मेरा नाइट विजन भी थोड़ा खराब होते जा रहा है, मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने तुम्हें वैसे ही डरा दिया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मेरी तलवार सीधे तुम्हारे गले को काटेगी, तो इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत होना। तो ये बात सुनकर तो डरते हुए कहता है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। और फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कह रहा था, क्या तुम फेल हो गए। तो उसका नौकर कह रहा था, हाँ अभी अभी जो मुझे न्यूज मिली है उसमें यही पता चला। तो वो यंग मास्टर कहता है, क्या वो कैफेंग के सबसे खतरनाक असैसिन नहीं थे। तो नौकर कहता है, मैंने अपनी आंखों से तो ऐसा तो नहीं देखा है लेकिन मैंने इसके बारे में जरूर सुना है, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए यंग मास्टर। तो उसकी बात सुनकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जहाँ वो कह रहा था, मैंने उन्हें 30,000 टेल्स सिल्वर दिए और फिर भी वो असैसिन वो दोनों गार्ड का भी ख्याल नहीं रख पाए। जहाँ फिर वो टेबल पर हाथ पटकते हुए बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या ही बकवास है ये, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो अपने काम में कभी भी फेल नहीं हुए, तो इसलिए मैंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया उन्हें मरवाने के लिए। क्या इसका मतलब ये है कि वो दोनों ब्रदर पहले से बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हैं, जिसकी वजह से वो असैसिन उस ब्रोथल में उसको नहीं मार पाया और फिर मैंने उस आदमी को उसके घर पर भेजा लेकिन फिर भी वो उसे नहीं मार पाया। लेकिन तभी उसको एक आवाज आती है जो उससे कहता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए ये सुनकर कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी बुरी तरीके से मरवाना चाहते हो, मैंने कभी भी इसके बारे में सोचा नहीं था।
जहाँ हम सामने की तरफ देखते हैं कि ब्रदर उफेंग और सेकंड ब्रदर दोनों ही सामने खड़े थे, जहाँ ब्रदर उफेंग दया बनकर सीधे दरवाजे को तोड़ देते हैं। तो दरवाजे को इस तरीके से टूटा हुआ देखकर तो वहाँ जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, जहाँ ब्रदर उफेंग बहुत ही गुस्से से कहते हैं, मुनहु द ओनर ऑफ यूंगी पवेलियन, तो क्या तुम बताओगे कि आखिर ये क्या हो रहा है? तो मुनहु कहता है, उफेंग ऐसा लगता है कि तुम पहले ही सब कुछ जान चुके हो, और क्या तुम्हें समझाना? तो ये सुनकर तो सेकंड ब्रदर उसके ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम कमीने, आखिर तुम इतने ज्यादा बेशरम कैसे हो सकते हो? अगर तुम किसी और की पत्नी को चुराने के लिए असैसिन को हायर करते हो तब तो तुम जानवर से भी बहुत ही ज्यादा बदतर हो। तो ये सुनकर तो मुनु बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या मैं उसे चुराने की कोशिश कर रहा हूँ? इस बात पर मुझे मत हंसाओ, यहाँ कोई और नहीं बल्कि वो मैं ही हूँ जिसे लूटा गया है। और फिर उससे गुस्से से कहता है, उफेंग क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम उसके लायक हो? नहीं, तुम उसके हस्बैंड बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो। 5 साल पहले जिस दिन तुमने क्राइम किया था और इस सिटी को छोड़कर तुम यहाँ से भाग गए थे, जहाँ तुमने मुझसे कहा था कि मेरी फैमिली का देखभाल करना, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले से ही प्रेग्नेंट थी, जहाँ उसके हाथ में एक बच्चा था जो मर रहा था। तो मैंने उस समय कसम खा लिया था कि मैं हमेशा उसकी और उसके बच्चों की रक्षा करूंगा। मैंने उनकी देखभाल की और उन्हें किसी भी चीज की कमी होने का ध्यान रखा और उनकी हमेशा मैं प्रोटेक्शन करता था। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, तो इसलिए मैंने तब तक उसका इंतजार किया जब तक उसने मेरे सामने अपना दिल ना खोल दिया, और मैंने ये खुद से कसम खाया कि मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। तुम कमीने जिसने अपनी पूरी फैमिली को पूरी तरह से छोड़ दिया था, तो फिर आखिर तुम वापस क्यों आए? तुम्हारा इसमें कोई भी अधिकार नहीं है उसे अपनी पत्नी कहने का। जो कहते वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। ये सुनकर तो सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कहता है, तू कमीने, क्या तू पागल हो चुका है? तुम सिर्फ केवल उसी के प्रति पागल हो गए थे जिसकी वजह से तुम्हें एहसास नहीं रहा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। और जैसा कि तुम कह रहे हो, उसके विपरीत मेरा भाई अपने परिवार को कभी नहीं भूला, यहाँ तक कि वो उसके जाने के बाद एक दिन के लिए भी नहीं, सिर्फ तुम्हारे कारण, जिसने दूसरे आदमी की पत्नी को चुराने की कोशिश किया और यहाँ तक कि उसको मारने की कोशिश भी की, जिसकी वजह से मैं लगभग तो परलोक पहुँच गया था। तो अब मुझे तुम्हें मारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ब्रदर उफेंग कहते हैं, रुक जाओ ब्रदर। तो ये सुनकर तो सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर उससे पूछता है, आखिर तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भूल गए हो? क्या भूल चुके हो कि हम इस कमीनी की वजह से ही मुश्किल से ही जिंदा बचे थे, ये तो वरना हम वहीं पर मारे जाते हैं। तो उफेंग कहता है, इसने जो कहा पूरी तरह से गलत नहीं है। मैं सचमुच इसकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि जब मैं गया था तब उसने मेरी परिवार का देखभाल किया, तो मैं उस कर्ज को चुकाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय क्यों न लग जाए। और फिर उससे गुस्से से कहता है, हाउएवर आज के बाद अब तुम्हारा मेरे ऊपर कुछ भी कर्ज नहीं है, और इसी मोमेंट से अगर मैं तुम्हें कभी भी देखूंगा तो वहाँ पर कोई भी दया नहीं होगा, ये अपने दिमाग में याद रखना। तो उसकी बात सुनकर सेकंड ब्रदर अपने भाई से पूछता है, भाई क्या तुम सचमुच इसे ऐसे ही छोड़ दोगे? लेकिन उसकी बात सुनकर तो मुन्हो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जहाँ उससे गुस्से से कहता है, मुझे इस बात पर मत हंसाओ। और फिर चिल्लाते हुए उससे कहता है, यहाँ जो गायब होना चाहिए वो तुम हो, मैं उन्हें वापस से अपने पास बुला लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे फिर से मेरे पास वापस आ जाएं। तो ये बात सुनकर तो उफेंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से उसके आंख में उसके गुस्से को हम देख ही सकते हैं, जहाँ अपनी तलवार की मदद से सीधे मुन्हू का सीधे गला ही उड़ा देता है। तो ये देखकर तो उसका सर्वेंट बहुत ही ज्यादा डर गया था, जहाँ में नरेटर वॉइस बताती है, अपनी पत्नी और बच्चों को कभी देख ना पाने के विचार से उफेंग के मन में जो भी घबराहट है उसे पूरी तरह से गायब कर दिया, जिसकी वजह से उसे वो रूल याद आया जो कि उसने उस माउंटेन पे चढ़ते हुए सीखा था, जहाँ लॉ यही कहता है, जंगल का एक ही कानून है, क्योंकि हर कोई अपने भाइयों जैसा नहीं होता है। अगर तुम कमजोर दिखोगे तो दूसरे लोग तुम्हें निगल लेंगे। यू आर वीक, यू कैन नॉट प्रोटेक्ट एनीथिंग, यानी कि अगर आप कमजोर हो तो किसी भी चीज की रक्षा नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें हमारा जुका और मास्टर ईरान भी देख रहे थे, जहाँ जुका कह रहा था, ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। मास्टर ईरान कहते हैं, हाँ, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि आपको इनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है? और वैसे भी वो लोग बहुत ही ज्यादा फेमस असैसिन थे, इसलिए इन दोनों को उनसे लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल होने लगा था। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है यंग मास्टर, क्योंकि इन्होंने जो मार्शल आर्ट सीखा है वो किसी और से नहीं बल्कि हमारे यंग मास्टर से सीखा है। वो लोग इतनी आसानी से तो नहीं मारे जा सकते। तो ये बात सुनकर तो जुका कुछ नहीं बोलता है, और फिर उनसे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि और भी असैसिन अभी बचे हुए हैं, और वैसे भी मेरे ब्रदर बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके हैं, तो ऐसा लगता है कि वो असैसिन के सामने नहीं टिक सकते। तो ये बात सुनकर
मास्टर कहते हैं, यंग मास्टर आप सच्ची में अपने भाइयों के साथ फैमिली जैसा व्यवहार करते हैं। परिवार क्या है, ये पहली बार है जब मैंने उफेंग को बिना किसी हिचकिचाहट से उसको मारते हुए देखा। तो ये बात सुनकर जुका कहता है, हाँ भले ही वो जानता था यहाँ पर उसके बच्चे को पीट पीट कर मारा डाला जा रहा है, वो बिल्कुल उस पिता से अलग है जो कि सिर्फ बिना परवाह किए बस शराब पीता है। और यहाँ पर बात की तो जुका अपना रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि जुका को उसकी सौतेली माँ बहुत ही बुरी तरीके से मारती थी और उसका पिता उसे बस शराब पीते हुए देख पा रहा था, ना ही उसे रोकता था और ना ही उसे कुछ बोलता था। और उसकी बात सुनकर तो मास्टरान कुछ भी नहीं बोलते, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बोल क्या रहा है। उन्हें देखकर जुका उनसे पूछता है, आखिर तुम अचानक से इतना चुप क्यों हो गए? इसे नकारना ये थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर उसे बुला भरा कहा भी वो भी थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि मास्टरान को पता था कि आखिर उसके फादर कौन है। तो जुका बोलता है, वैसे एल्डर यानरान आखिर आपका परिवार क्यों नहीं है? क्या इसकी वजह यह है कि आपका चेहरा बदसूरत है? तो ये सुनकर तो मास्टरान को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर वो चिल्लाते हुए कह रहे थे, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये मेरी पसंद नहीं थी। मैं तुम्हें ये बात तब बताऊंगा जब मैं अपने पढ़ाई में वापस आ जाऊंगा। की ये सभी बातें चल रही थी और वहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें किसी और तरफ का सीन दिखाया जाता है 3 दिन बाद मूनलाइट सेक्ट एनेक्स में, जहाँ कोई मिस्टीरियस फिगर या लड़की कहती है, ये तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, कैफेंग का सबसे ज्यादा महान असैसिन लीडर जुगबैंग वो भी पर्सनली मुझसे मिलने आए हैं। मैं तो ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर तुमने मेरे लिए किस तरीके का गिफ्ट लाए हो। तो असैसिन लीडर यानी कि जुगबैंग कहता है, मैं जुगबैंग जो कि मूनलाइट सेक्ट को कई सारे ट्रेजर्स और गिफ्ट दिया करता था, तो मैं उसकी कॉम्पनसेशन के तौर पर एक आपसे विश मांगना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, ओ माय, अगर ऐसा है तो ये रिक्वेस्ट आपको सेक्ट पर देना चाहिए था, तो आखिर तुम इस बारे में बात करने के लिए सीधे मेरे पास क्यों आए हो? तो जुगबैंग उनके सामने एक थैला पटकते हुए कहता है, मूनलाइट सेक्ट के 12 डिमोनिक सोल्जर में से मुझे टॉप 3 में से एक सोल्जर की जरूरत है, और उसके रिटर्न में हमने जो सेक्ट को आमतौर पर दिए जाने वाले ट्रेजर उससे 3 गुना ज्यादा पे करेंगे। ये बात सुनकर वो कहती है, 3 गुना? तो फिर बताओ आखिर तुम्हारी क्या मांग है? तो असैसिन उसके सामने घुटने टेकते हुए कहता है, हमारे इलाइट असैसिन कुफेंग के ब्रोथल हाउस में पूरी तरह से मारे जा चुके हैं। इसी इंसिडेंट की वजह से हमारे जुबैक को बहुत ही बुरा झटका लगा है, तो मैं उनसे बदला लेने के लिए अपनी बची हुई हर चीज को लुटा दूंगा। ये सुनकर वो डीमन यानी कि वो लड़की कहती है, 12 डिमोनिक सोल्जर्स को एक की हत्या करने का रिक्वेस्ट देना, अगर तुमने यही बात सेक्ट में किया होता तो ये पक्का था कि वो तुम्हें डायरेक्टली मना कर देते। लेकिन जो कहते हुए अपने हाथों से उस पर्दे को हटाते हुए बोलती है, अगर मुझे कुछ छोटी मछली को मारकर इतना सारा ट्रेजर मिलता है तो ये तो मेरे लिए बुरा सौदा नहीं है। तो ठीक है, मैं तुम्हारे इस पर्सनल ऑफर को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन दोस्तों आखिर इस लड़की को क्या पता है कि आखिर जिसे ये छोटी मछली कह रही है वो तो आग फेंकता हुआ एक ड्रैगन है, जो कि उसके सामने आएगा उसे वो निगल लेगा। जहाँ फिर वो पर्दे से निकलते हुए जुनबैग से बोलती है, तो बताओ आखिर उसका नाम क्या है? जहाँ में पता चलता है कि ये मूनलाइट सेक्ट की एल्डर है, जो कि 12 डिमोनिक सोल्जर्स में से एक है, जिसका नाम जिंजा हुई है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन आगे आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें हमें टॉप 3 डीमन में से एक डीमन की फाइट दिखाई जाएगी, जो कि काफी ज्यादा मजेदार और काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट होने वाला है, क्योंकि इतने दिनों बाद हमें फाइट देखने का मौका मिलेगा। तो फिर से मिलते हैं एक और, बाय बाय।